हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आज के नए वीडियो में, जिसका टॉपिक है भूकंप। दोस्तों, आज हम भूकंप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और भूकंप को हम अर्थक्वेक के नाम से भी जानते हैं। यह भूकंप का चैप्टर जो है एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिससे कि अक्सर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए जो भी आपको अभी बताया जाएगा उसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और अगर कहीं समझने में दिक्कत होगी तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम भूकंप की परिभाषा को जानते हैं। तो पृथ्वी धरातल पर अचानक से होने वाले कंपन को भूकंप कहा जाता है। यानी अगर हमसे पूछा जाएगा कि भूकंप किसे कहा जाएगा, तो पृथ्वी के धरातल पर, इसे हम पृथ्वी मान लेते हैं और पृथ्वी का जो धरातल है इस पर जो अचानक से कंपन होगी, इसी को हम क्या कहेंगे, तो भूकंप कहेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें भूकंप की उत्पत्ति की, तो भूकंप जो है प्रायः जो है धरातल के अंदर से उत्पन्न होती है। यानी भूकंप का जो उत्पत्ति केंद्र होता है वह जो धरातल से नीचे होता है, अंदर होता है, और इसे कहा जाता है भूकंप केंद्र। इसे भूकंप केंद्र के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसे भूकंप मूल भी कहा जाता है और हाइपो सेंटर के नाम से भी जानते हैं। इसे हाइपो सेंटर भी कहा जाता है या भूकंप केंद्र कहा जाता है। इसके अलावा भूकंप मूल भी कहा जाता है। और भूकंप आने के बाद जो है यह तरंग के रूप में जो है गतिमान होती है और सर्वप्रथम जो है जिस जगह पर भूकंप को फील किया जाता है, महसूस किया जाता है, इसे जो है अधिकेंद्र कहा जाता है। और यह जो है भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर होता है और यहाँ पर यह समकोण की स्थिति पर बना होता है। तो भूकंप को सबसे पहले जो महसूस किया जाता है उसे अधिकेंद्र कहा जाता है या एपी सेंटर भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो भूकंप की तीव्रता होती है वो सर्वाधिक होती है, सबसे ज्यादा क्षति यहीं पर पहुंचती है। और भूकंप केंद्र जो है यहाँ से कई सारी तरंगे जो है निकलती है, जो कि पृथ्वी के धरातल तक पहुंचती है। और इस तरंगों को जो तीन भागों में बांटा गया है, पी, एस और एल। यानी भूकंपीय तरंग कितनी प्रकार की है, तीन प्रकार की है, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। इसके बारे में हम बारी बारी से जानेंगे। इससे पहले हम यह जान लेते हैं कि भूकंप अध्ययन करने वाले विषय को हम क्या कहते हैं। तो जिस विषय में भूकंप के बारे में पढ़ा जाता है, सिस्मोलॉजी, इसे सिस्मोलॉजी कहा जाता है। यानी सिस्मोलॉजी में जो है हम भूकंप के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, भूकंप के बारे में अध्ययन करते हैं। किसमें? सिस्मोलॉजी में। इसके अलावा अगर हम भूकंप मापन की बात करें तो भूकंप मापन के रूप में जो है सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। यह भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिससे कि आपको याद रखना है। तो सिस्मोलॉजी के अंतर्गत जो है भूकंप का अध्ययन किया जाता है और सिस्मोग्राफ के द्वारा जो है भूकंप का मापन किया जाता है। इसके अलावा अगर भूकंप की हम स्पीड की बात करें, तीव्रता की बात करें, तो तीव्रता मापने के लिए जो है रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। रिक्टर स्केल से जो है भूकंप की तीव्रता को यानी स्पीड को मापी जाती है। तो यहाँ से तीन ऑब्जेक्टिव निकल सकते हैं जो कि आपको याद रखना है। पहला है सिस्मोलॉजी, दूसरा है सिस्मोग्राफ और तीसरा रिक्टर स्केल। सिस्मोलॉजी जिसके अंतर्गत जो है भूकंप के बारे में अध्ययन किया जाता है, सिस्मोग्राफ जो कि भूकंप मापन यंत्र है, और रिक्टर स्केल यह जो है भूकंप की तीव्रता यानी स्पीड को मापा जाता है इसके द्वारा। इसके बाद हम बात करते हैं भूकंप के कारणों की। क्या कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिससे कि भूकंप आ सकते हैं या आते हैं। तो अगर हम भूकंप के कारणों की चर्चा करें, इसके जो कारण है वो पहला कारण है ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जो है भूकंप आती है और यह एक प्रमुख कारण है भूकंप आने का। इसके अलावा दूसरा कारण जो है यह है भ्रंश। इस भ्रंश के बारे में भी हम जानेंगे कि जो भूगर्भिक हलचल होती है, यानी भूमि के अंदर में जो हलचल होती है उसके द्वारा जो है भूपटलीय भ्रंशन तथा वलन होता है और यह भी एक कारण है भूकंप की आने का। तीसरा कारण है प्लेट विवर्तनिकी। तो प्लेट विवर्तनिक के बारे में हमें जानना है और इस सिद्धांत को वेगनर साहब ने दिया है। तो प्लेट विवर्तनिक इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इसका सिद्धांत जो है वेगनर साहब ने दिया था और इन्होंने कहा था कि पृथ्वी का जो ऊपरी परत है, जिसे हम भूपर्पटी कहते हैं, यह ठोस भाग में बना हुआ है और उनके नीचे की जो परत है मेंटल, जो कि दूसरी परत है, यानी जो पृथ्वी की भूपर्पटी है उससे 100 किलोमीटर नीचे की अगर हम बात करें तो यह मेंटल जो परत है, दूसरी परत, यह जो है मैग्मा के रूप में है। यह मैग्मा के रूप में है और इस मैग्मा के ऊपर जो है ठोस चट्टाने यानी जो ऊपर की परत है वो तैरती है, जो कि कुछ प्लेटों में विभाजित है। और यह प्लेटें अगर एक दूसरे के समानांतर चलती है
तो इस घर्षण से जो है, इस घर्षण से भूकंप आती है। यानी जब दो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर चलती है और उसमें जो घर्षण होती है, इससे क्या होती है, भूकंप आती है। और अगर दो प्लेटें एक दूसरे से जो है विपरीत दिशा में चलती है, अगर दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में चले तो इससे जो है ज्वालामुखी होता है। और अगर दो प्लेटें एक दूसरे पर चढ़ जाए तो इस स्थिति में जो है नवीन पर्वतों का निर्माण होता है, जिसका एक उदाहरण है हमारा हिमालय पर्वत। तो यह वैगनर साहब ने सिद्धांत दिया था प्लेट विवर्तनिक का। तो प्लेट विवर्तनिक भी एक कारण है जिससे जो भूकंप आती है। इसके बाद अगर हम चौथे कारण की बात करें तो यह है गैसों का फैलाव। गैसों का फैलाव भी एक महत्वपूर्ण कारण है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें हम जानते हैं। जब भूपटल के नीचे किसी कारण से जल पहुंचता है तो इसके बाद यह जल जो है अत्यधिक गर्मी यानी उष्मा होने के कारण जो है अंदर में गर्म होता है और वह गैस या वाष्प के रूप में बन जाता है, जिससे कि वह जो ऊपर की ओर गति करने लगता है। और इसमें अत्यधिक बल होने के कारण जो है यह पृथ्वी के परत को धक्का देता है और इसके कारण भी जो है भूकंप आता है। तो 4 भूकंप के कारण हो गए। और 5वां कारण जो है यह है चट्टानी संतुलन। यह चट्टानी संतुलन है कि पृथ्वी के अंदर जो है चट्टानी संतुलन को लाने के लिए चट्टानों के टूटने फूटने से या फिर उनके अलग होने से जो असंतुलन होता है, तो ये संतुलन लाने के लिए भी जो है भूकंप आता है। तथा चट्टानों के टूटने फूटने और घर्षण करने से भी भूकंप आता है। तो यह मुख्य रूप से 5 प्राकृतिक कारण है जिससे कि भूकंप आते हैं। इसके अलावा एक छठा मानवकृत कारण है, जैसे कि बड़े स्तर पर बांधों का निर्माण कर भूमिगत जल को रोकना, यह भी एक भूकंप आने का कारण है। इसके अलावा जो है परमाणु परीक्षण, परमाणु परीक्षण के द्वारा भी जो है भूगर्भ में हलचल होती है और इससे भी भूकंप आ सकता है। यानी यह कुछ महत्वपूर्ण कारण है जिससे कि भूकंप आने के चांसेस होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अब तरंगों के बारे में। पी, एस और एल तरंग 3 प्रकार के तरंगे हैं। इन तीनों तरंगों के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पी तरंग की। इसे जो है प्राथमिक तरंग कहा जाता है। पी से प्राइमरी होता है और इसका अर्थ होता है प्राथमिक तरंग। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम जानते हैं। इसकी जो स्पीड होती है यह सर्वाधिक होती है और यह 8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो है गति करती है। यानी सबसे स्पीड चलने वाली जो तरंग है, तेज चलने वाली तरंग है, वो है पी तरंग, जिसे कि प्राथमिक तरंग कहा जाता है या प्राइमरी वेव्स कहा जाता है। इसकी जो स्पीड है यह 8 किलोमीटर पर सेकेंड की है और यह तीनों अवस्था में चल सकती है। यानी ठोस, द्रव्य और गैस तीनों ही अवस्था में चल सकती है। और यह एकमात्र ऐसा तरंग है जो कि केंद्र तक पहुंचता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा, यानी एस और एल ये दोनों जो है केंद्र तक नहीं पहुंचता है, पृथ्वी के केंद्र तक। लेकिन पी तरंग जो है एक ऐसा तरंग है जो कि पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचता है। इसके अलावा यह जो है ध्वनि तरंग के रूप में गमन करता है। यह ध्वनि तरंग के रूप में गमन करता है। तो यह पी वेव्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। पहले बातें हैं इसकी गति जो यह सर्वाधिक है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड की है। यह तीनों अवस्था में गमन कर सकती है, ठोस, द्रव्य और गैस। और यह जो है केंद्र को भी पार कर सकती है, केंद्र तक पहुंचती है। और यह जो है ध्वनि तरंग के रूप में गमन करती है। इसके बाद बात करते हैं दूसरा जो है वो है एस वेव्स। इसे जो है सेकेंडरी वेव्स या द्वितीयक तरंग के नाम से जानते हैं, या फिर इसे हम गौण तरंग भी कहते हैं। इसे गौण तरंग के रूप में भी जाना जाता है। इसकी जो गति होती है यह प्राइमरी वेव से कम होती है और इसकी स्पीड होती है 4 से 6 किलोमीटर पर सेकेंड की। यानी इसकी गति जो है प्राइमरी वेव से कम होती है और यह जो है प्रकाश तरंग के रूप में गमन करती है। यह प्रकाश तरंग के रूप में गमन करती है और यह वेव्स यानी एस वेव्स जो है यह कोर तक पहुंचने से पहले मुड़ जाती है, यानी यह कोर तक नहीं पहुंच पाती है। इसके बाद तीसरा जो है तरंग वो है एल, यानी एल वेव्स, जिसे लव वेव्स या लॉन्ग वेव्स के नाम से जानते हैं, या इसे हम धरातलीय तरंग के नाम से जानते हैं। इसे धरातलीय तरंग कहा जाता है और यह धरातल के साथ साथ चलती है और यह जो है सबसे विनाशकारी वेव्स है। इससे सबसे अत्यधिक विनाश होता है, इसलिए इसे सबसे अधिक विनाशकारी तरंग के रूप में माना जाता है। इसकी गति जो है यह कम होती है, यह 2 से 3 किलोमीटर पर सेकंड का इसका स्पीड होता है।
2 से 3 किलोमीटर पर सेकंड की इसकी स्पीड होती है। और यह वेव्स एल वेव्स जो है यह धीरे धीरे पहुंचकर लेट से पहुंचती है, सबसे बाद पहुंचती है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, इसलिए इसे विनाशकारी वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। और यह केवल ठोस अवस्था में चलती है और पृथ्वी के धरातल के साथ साथ चलती है। तो यह 3 महत्वपूर्ण तरंग है, पी, एस और एल। तीनों तरंग के बारे में आपको याद रखना है कि पी तरंग जो है यह 8 किलोमीटर पर सेकंड के रफ्तार से सबसे स्पीड से चलती है और तीनों अवस्था में चल सकती है, यानी ठोस, द्रव और गैस अवस्था में केंद्र तक पहुंचने वाली यह तरंग है। और यह जो है ध्वनि तरंग के रूप में गति करती है। उसके बाद सेकेंडरी वेव्स, जिसे गौण तरंग या द्वितीयक तरंग के नाम से जानते हैं, इसकी स्पीड है 4 से 6 किलोमीटर पर सेकेंड, प्रकाश तरंग के रूप में यह गति करती है। और दूसरा है एल वेव्स, इसे लव वेव्स या लॉन्ग वेव्स भी कहते हैं और इसे धरातलीय तरंग के नाम से जानते हैं। यह विनाशकारी होता है और इसका स्पीड है 2 से 3 किलोमीटर पर सेकेंड। तो यह कुछ तरंग के बारे में है। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने का सबसे अच्छा स्रोत जो है यही भूकंपीय तरंग है। इससे पहले जब हमने पढ़ा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, उसका जो सबसे अच्छा तरीका है अध्ययन करने का वो है यही भूकंपीय तरंगे। अब हम बात करते हैं जोन की। और पृथ्वी को 5 भूकंप जोन में बांटा गया है, जिसमें से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां है। पहला जो है यह सबसे सुरक्षित है, पहला सबसे सुरक्षित जोन। और 5वां जोन जो है यह सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र आते हैं इसके अंतर्गत और यह इनके मध्य के हैं, दूसरे, तीसरे और चौथे। अगर हम भारत की दृष्टि से बात करें तो सबसे सुरक्षित क्षेत्र यानी पहला जोन में जो है भारत का कोई भी क्षेत्र नहीं आता है 2001 के बाद। और अगर दूसरे जोन की हम बात करें जो कि सबसे सुरक्षित है अभी बाकी सब क्षेत्रों की तुलना में, तो यह है दक्षिण भारत का पठार, जिसे कि हम दक्कन का पठार भी कहते हैं। दक्षिण भारत का पठार यह जो है दूसरे जोन में आता है। और तीसरे जोन की अगर हम बात करें तो यह है समुद्र तटीय क्षेत्र, यह तीसरे जोन में आता है। और चौथे जोन में आता है भारत का मैदानी क्षेत्र, इसमें मैदानी क्षेत्र आता है जिसके अंतर्गत वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा ये सब क्षेत्र आते हैं। यानी यह मैदानी क्षेत्र जो है यह चौथे जोन में है। और 5वें जोन में जो है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित है यह है हिमालय का जोन, यानी हिमालय पर्वत का क्षेत्र, जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी आते हैं। तो यह जो है 5 जोन है जिसको कि भूकंप के अनुसार बांटा गया है, भूकंप जोन के अनुसार बांटा गया है, जिसमें सबसे सुरक्षित क्षेत्र को जोन 1 में रखा गया है और सबसे प्रभावित क्षेत्र को जोन 5 में रखा गया है। और भारत की दृष्टि से सबसे प्रभावित जोन जो है वो है हिमालय, इसलिए हिमालय क्षेत्र में अक्सर भूकंप आती ही रहती है। और उनसे सटे जो भी राज्य जैसे बिहार, पश्चिम बंगाल, इन सब क्षेत्रों पर भी खतरा ज्यादा रहता है। और यह चौथे जोन में आता है मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा, इन सब क्षेत्रों में भी भूकंप की संभावनाएं सबसे ज्यादा के रूप में होती है। इसके बाद समुद्र तटीय क्षेत्र आते हैं जो कि थोड़ा सेफ जोन है और इससे भी ज्यादा सेफ जोन है दक्षिण भारत का पठार, जिसे कि दक्कन का पठार कहते हैं। तो दोस्तों ये भूकंप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसका अच्छी तरह से नोट्स बना सके। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और यह टॉपिक जो आज आपको पढ़ाया गया है भूकंप के बारे में अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं समझने में आपको दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछिएगा या व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज से भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक अवश्य कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच पाए और आप अच्छी तरह से बेहतरीन तैयारी कर पाएं। दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया।